यह घटना साल 2019 की है। 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे एक आदमी बेंगलुरु में एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहा था। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाता है। उसने देखा सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी है। चेहरा कुचला हुआ है, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है, पास में एक ईंट पड़ी हुई है। उसने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को कुछ ही देर में दी। उसके कुछ ही देर बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम पहुंचती है, जांच शुरू होती है। क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर ईंट से कई बार मारा गया है और शरीर पर कई बार चाकू से मारा गया है। अब यह बेहद अजीब था कि चाकू से भी मारा गया, ईंट से भी हमला किया गया। घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं मिला, न लड़की का पर्स और न कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान बने हुए थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया था। आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीर इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भारती, आपका दोस्त, आपका भाई। आइए जानते हैं आगे की कहानी क्या हुआ था। ऐसे में उस लड़की की पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उसके शरीर पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जींस टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी हुई थी। जींस टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह उस लड़की की पहचान करना। अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। एक टीम को ब्रांडेड जींस के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहां कहां बेचा गया और किस किस ने खरीदा। एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी। इस जांच के दौरान पता चला कि जिस ब्रांडेड जींस को लड़की ने पहना था वो 14,000 पूरे देश में बेची गई। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाया कि जिस साइज की जींस लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी हैं। तब पता चला कि उस साइज 800 जींस बिकी हैं। इस तरह अब 800 जींस खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। ब्रांडेड जींस थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल आसानी से मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उन्हें लड़की की फोटो भेजनी शुरू की, लेकिन काफी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफी मेहनत के बाद भी उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। एक पुलिस टीम टाइटन के घड़ी के खरीदारों की तलाश में लगी थी। उस तरह की घड़ी का पता लगाया तो कुल 1400 घड़ी बेचे जाने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी के नंबर मंगाकर उन्हें भी व्हाट्सएप पर मैसेज किए। उधर अन्य टीमें सीसीटीवी फुटेज और कार की तलाश में थी। इसी दौरान उस एरिया से एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली थी, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर पुलिस की इतनी मेहनत से भी कोई सबूत नहीं मिला था। इस बीच लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू की तलाश की। इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह यस लिखा हुआ टैटू मिला। इससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कि उसका नाम यस से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति का नाम शुरू होता हो यस से, या फिर किसी दोस्त का भी नाम हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने तुरंत जींस और टाइटन घड़ियों में जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट किए थे उनमें से यस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया। अब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या अब केवल 115 रह गई थी। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से किसी एक ने घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2-3 दिन से
ऐसी कोई भी लेडी यात्री नहीं थी जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी एंगल से जांच शुरू की थी, किसी भी एंगल से उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिल पाया था। इस तरह पुलिस की जांच के 6 दिन निकल गए, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक पता नहीं चल पाया था। कातिल और कत्ल का मोटिव पता करना तो अभी दूर की बात थी। पिछले 1 हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामा मूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन रामा मूर्ति बेहद उलझे हुए थे, इसीलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। दूसरे दिन फिर से कोलकाता पुलिस का कॉल आता है, तब उन्होंने फोन रिसीव किया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है, देखने में वो उत्तर भारत की लगती है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई हुई थी और लापता हो गई। उस व्यक्ति का नाम सुदीप डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रामा मूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक ही कर लेते हैं, इसीलिए उस लड़की की लाश वाली फोटो को कोलकाता पुलिस को भिजवाते हैं। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल ही रहा था, उसी समय उनकी एक जांच टीम को दिल्ली से अली नाम के शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस टाइटन घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं, उसे मैंने ही दिल्ली में खरीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने कंफर्म किया कि सुदीप डे की जो पत्नी लापता हुई उसका नाम भी पूजा डे है, और दिल्ली से अली ने फोन कर बताया कि उसने जिसको घड़ी गिफ्ट की थी उसका नाम भी पूजा डे है। खैर ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदा था। पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे थी। पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब पुलिस आशंका यही लगा रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया हो सकता है कि उसका मर्डर उसके पति सुदीप ने ही किया हो या फिर किसी से कराया हो। इसके बाद सुदीप ने कोलकाता पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट किया हो, और दूसरा एंगल ये था कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद नाराज होकर अली ने उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अगर अली ही मर्डर करता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अली को शक के दायरे में कम ही माना और सुदीप को ज्यादा। लेकिन दोनों की पड़ताल शुरू हुई। बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले इस केस की जांच कर रहे थे, उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुटी। बाकी 2 बड़ी टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप डे की पड़ताल करने लगी, जबकि एक टीम पूजा डे के फोन नंबर की डिटेल निकालकर जांच करने का जिम्मा सौंप दिया गया। सुदीप डे ने पुलिस की जांच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले ही शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। उसकी अभी उम्र 32 साल थी, मॉडलिंग करती थी, इसके साथ ही इवेंट मैनेजर भी थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी थी, लेकिन जब उसका फोन बंद मिला तो उसने 1 दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी। हालांकि एफआईआर नहीं हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि पति पत्नी में काफी अनबन होती थी,
इसीलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच कर रही थी। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए उसने टाइटन घड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन अचानक उसका फोन बंद होने से वो भी परेशान था। पुलिस को जांच करते हुए अब 13वां दिन शुरू होने वाला था। पुलिस ने पूजा डे की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलुरु बुला लिया। इसी बीच पुलिस ने पूजा डे के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की पड़ताल की, तो उससे काफी अहम जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलुरु आई थी। उसने एयरपोर्ट से ओला कैब बुक किया था। इसके बाद बेंगलुरु के सहारा पवेलियन होटल में पहुंची थी। उसी होटल में वो रुकी थी। होटल में आने के बाद भी कैब बुक करके वो कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वही पूजा थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई। होटल से जानकारी मिली रात करीब 3:50 पर पूजा ने होटल से चेकआउट किया था। उसी समय एक कैब ड्राइवर उसे लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं की गई थी। इसीलिए पुलिस को यह समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल गया और गाड़ी का नंबर भी मिल गया था। पुलिस जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे के भीतर ही कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। कैब ड्राइवर का नाम एचएम नागेश था। उम्र करीब 22 साल थी। वो बेंगलुरु का ही रहने वाला था। उस कैब ड्राइवर एचएम नागेश से पूछताछ हुई तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी। इसके पीछे वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग, वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग रहा था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेले ही बेंगलुरु आई थी। उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उससे लूटपाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं, तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब देर रात में वो होटल से निकला था तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया और सीधे 1200 रुपए में उन्हें उनके बताए हुए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यही वजह थी कि उस घटना वाली रात को पूजा ने ऑनलाइन कैब बुक नहीं की थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था तब रात के करीब 4 बजे थे, तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी। उस दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय एचएम नागेश ने कैब रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा था। पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से पहले मारा, फिर चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप करने का भी प्रयास किया था, लेकिन आखिरी दम तक पूजा उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3-4 बार हमला कर दिया। फिर वहीं पर पड़ी ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई थी। इसके बाद कैब ड्राइवर एचएम नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन, सभी एटीएम कार्ड लूट लिए और मर्डर कर दिया। उसने बताया कि करीब उसने 5 बजे से कुछ देर पहले ही मर्डर किया था और फिर फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई थी। उससे इस सनसनीखेज हत्या के बाद जेल भेज दिया गया था। उसे
कभी जमानत नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। लेकिन मौत हो जाने के बाद पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।